दोस्तों एक बात आपको पहले ही बताई थी, दोबारा फिर बता देते हैं। अननोन नंबर वाला फ़ोन नहीं कर सकता अपने पास। आपका नंबर फीड होगा तो आप फ़ोन कर सकते हो, नहीं तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। ये जो नंबर लिखा हुआ है ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर देना अगर आपका कोई काम है तो। आप फ़ोन नहीं कर पाओगे, ये आपको पहले भी बताया था। हम आप कोई भी सरकार चुनते हैं, नेता चुनते हैं, मंत्री चुनते हैं, किस लिए चुनते हैं? सबसे बड़ा सवाल है किस लिए चुनते हैं? ताकि हमारी जो बुनियादी मांगे होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसके ऊपर कुछ सुधार हो सके, कुछ आगे के बारे में सोचा जा सके, इसीलिए तो चुनते हैं ना। आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है युवाओं के बीच में? वो है नीट की परीक्षा का। नीट की परीक्षा का मुद्दा है जो बहुत बड़ा मुद्दा, छोटा मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री साहब ने संसद में जाने से पहले जो भाषण दिया था वो तो आपने सुना ही होगा। मोटा मोटा अंदाजा आपको वहीं पर लगा लेना चाहिए था कि ये लोग कैसा क्या करेंगे। लेकिन फिर भी अगर शिक्षा से संबंधित कोई सवाल है तो वो शिक्षा मंत्री ही उसका जवाब देना चाहिए ना, शिक्षा मंत्री को। एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि आज के समय पर सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में एग्जामिनेशन की है। एग्जाम के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या वो कि एक सोच हो गई है युवाओं की, अगर आपके पास पैसा है तो आप कोई भी एग्जाम खरीद सकते हो। बार बार लीक हो जाना, एग्जाम पेपरों का लीक होना, बार बार, एक बार नहीं कितने बार पेपर लीक हुए। इसके ऊपर राहुल गांधी जवाब मांग रहे थे। वो जवाब मांगते ओम बिरला साहब को भी बड़ी तकलीफ हुई। सवाल तो कोई मुश्किल नहीं था, आसानी से शिक्षा मंत्री साहब जवाब दे सकते थे। लेकिन शिक्षा मंत्री साहब ने जो जवाब दिया वो तो कमाल ही कर गए। ये लोग मतलब कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? फिर बोलते कि सरकार बोलो, सर्कस मत बोलो। इसको कमाल ही हो गया, सरकार नहीं बोले, सर्कस नहीं बोले तो इसको बोलने क्या? आप एक बार धर्मेंद्र प्रधान का जवाब सुनो, उसके बाद ओम बिरला साहब ने जो बोला है वो तो बस अलग ही माया नगरी के रहने वाले हैं। पहले धर्मेंद्र प्रधान साहब का जवाब। मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूं। सर जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसके उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने है ये थे अपने धर्मेंद्र प्रधान साहब बोल रहे हैं कि ये जवाब कांग्रेस के टाइम पे आया था, यही बिल आया था कांग्रेस के टाइम पे, वो लोग पास नहीं कर सके कि भाई ये जो अमीर लोग हैं यही परीक्षाओं का वो करते हैं क्या। धर्मेंद्र प्रधान साहब को शायद पता ही नहीं कि पिछले 10 साल से मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं। ये शिक्षा मंत्री को ही नहीं पता। और पढ़ते टाइम पर तो जैसा पढ़ते हैं सबको पता है, कितने पढ़े लिखे हैं वो तो ये उजागर हो ही गया। इनके जवाब से उजागर हो गया कितना अच्छा जवाब दिया इन्होंने। ऐसा जवाब तो शायद ही कोई दे सकता है, शायद ही। ये पाषाण युग में जीते हैं ये लोग, और पाषाण युग में हमारे को लेके जाएंगे। पाषाण युग में जीते ही ऐसे नहीं जीते कि भाई आजकल के युग में जीते। आजकल के युग में तो इनको कोई मतलब नहीं, आजकल के युग का तो ये तो पता नहीं कहाँ आदि मानव के युग में है इनके लिए। तो आज भी नेहरू ही प्रधानमंत्री है, नेहरू प्रधानमंत्री है। पिछले 10 साल से मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार मोदी साहब प्रधानमंत्री बने हैं। जवाब कौन देगा? 10 साल तो थे ना आपको। उससे भी बड़ी बात जो आरएसएस के अंदर जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं वो हिस्सा ले सकते हैं आरएसएस की मीटिंगों में। ये बड़े कमाल का एक बिल पास किया है सरकार ने। कौन सी मजबूरी में किया है ये आपको समझना पड़ेगा। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर बैन लगा था 1966 में, बैन लगा था 1966 में। उसके बीच में बीजेपी गठबंधन की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, उन्होंने भी बैन नहीं हटाया। 10 साल तक मोदी साहब भी प्रधानमंत्री रहे, इन्होंने बैन को नहीं हटाया। लेकिन अब बैन हटा दिया आरएसएस के ऊपर से। क्या कुछ गड़बड़ेशन करने के लिए बैन हटाया गया क्या? और हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, जो नेम प्लेट लगाने वाला मामला था ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसको बंद करो, ये ड्रामेबाजी नौटंकीबाजी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म की राजनीति अब नहीं चल पाएगी। उस राजनीति का मुंह तोड़ जवाब जनता दे रही है, जनता। और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही फैसला दिया कि कोई नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है। ये लोग ढूंढ के लाएंगे हिंदू मुसलमान। अब सुनो ओम बिरला साहब को। महत्वपूर्णता मैंने सबको अलाउ किया, लेकिन एक बार इस सदन के अंदर ये सार्थक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न ये था कि परीक्षाओं के विषय के अंदर
और आप सबको पता है देश में अलग अलग राज्यों के अंदर भी अलग अलग दलों की सरकार रही और उन अलग दलों की सरकार में आपकी भी सरकार रही, अन्य दलों की सरकार रही। वहां भी कई बार प्रश्न लीक हुए, प्रश्न पत्र लीक हुए और परीक्षाओं पर प्रश्न उठे। मेरे साथ एक मिनट मैं बता रहा हूँ जिसको, आप पूरी बात सुनिए मेरी। मेरा कहना ये है कि हम और उन एक मिनट प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, एक मिनट नहीं सारी। हमारा सवाल ये है कि हम यहाँ इसलिए चिंता के लिए बैठे हैं कि भविष्य में हमारे विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई विषय न उठे, इसलिए किस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप करें, परीक्षाओं का क्या बेहतर सिस्टम डेवलप करें, इसमें सबके सुझाव आए ताकि भविष्य के अंदर, और उसके लिए जो उत्तम सुझाव हो सकते हैं सरकार भी उस उत्तम सुझावों को मानेगी। एक मिनट, लेकिन हम अगर सारे परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो कई राज्यों में कई दलों की सरकार है जो परीक्षाएं आयोजित करती रहती है। हम सारी परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उनके भविष्य पर और भारत की परीक्षाओं पर, भारत की शिक्षण व्यवस्थाओं पर पूरे विश्व में एक बहुत गंभीर असर पड़ेगा, जो सदन की चिंता का विषय है। और इसके लिए सभी राज्यों ने अपने अपने यहाँ कानून बनाए, संसद ने भी कानून बनाए। कानून बनाने के अलावा इस विषय के अंदर एजेंसी जांच कर रही है, कोर्ट निगरानी कर रही है। हमारा सवाल ये होना चाहिए कि हम कैसे सकारात्मक रूप से सुझाव देकर इस सिस्टम को और बेहतर कर सकते हैं, ये होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से सदन नहीं है। आप बेहतर सिस्टम डेवलप करो और कभी भी सारे एग्जामिनरों पर सवाल उठाना सदन के लिए उचित नहीं है। ये सदन इसके लिए है भी नहीं प्लेटफॉर्म। नो, ये क्या था, ये बोल रहे हैं कि सकारात्मक सुझाव। अगर आपने मोदी साहब का भाषण सुना हो सदन में जाने से पहले, तो उन्होंने बोला था कि सकारात्मक विचार व्यक्त करने चाहिए संसद के अंदर, नहीं तो वो सकारात्मक थे क्या? मोदी साहब बोल रहे थे 4 घंटे तक मेरा गला घोटा गया, वो सकारात्मक थे या नकारात्मक थे? एक बात है, अगर आज कोई मोदी साहब से सवाल करता है तो इसका डिसाइड मोदी साहब करेंगे आपका सवाल सकारात्मक है या नकारात्मक है। मतलब वो डिसाइड करेंगे कि वे सकारात्मक है या नकारात्मक है। कमाल की बात नहीं है? फिर बोलते हैं कि भी सरकार बोलो। अब इसको सर्कस नहीं बोलिए तो और क्या बोले? मतलब ये लोग डिसाइड करेंगे आपका सवाल सकारात्मक था या नकारात्मक था। उन्होंने सवाल यही किया था, नीट की परीक्षा के ऊपर सवाल कर दिया, बोला नहीं करना, सकारात्मक सुझाव दो। सवाल नहीं करने, सकारात्मक सुझाव दो। आपको याद हो मेरी डिबेट हुई थी अभी, आम आदमी पार्टी के बीजेपी के नेता बैठे हुए थे उस डिबेट के अंदर, तो बोले आप कोई ऐसा सुझाव दो, हम आपका सुझाव रक्षा मंत्री तक पहुंचाएंगे। मेरे को बोल रहे मेरा सुझाव रक्षा मंत्री तक पहुंचाएंगे। उनके पास IAS IPS अधिकारियों की फौज होगी, दिमाग वाले बड़े बड़े बैठे होंगे, वो कोई सुझाव नहीं देते क्या? मानते हो किसी का सुझाव? फिर सकारात्मक नकारात्मक भी हो जाता आपका, तो आप किसकी मानते हो? ये सर्कस है ना, ज़्यादा दिन तक नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये सर्कस है ना, देखते देखते 10 साल में जनता परेशान हो चुकी है। अभी सर्कस को बंद करो इस सर्कस को। इनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता, ये हर जगह पे तो फंसते हैं, हर जगह पे, फिर इनका सर्कस शुरू हो जाता। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आपको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।